हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स देखिए, आज इस सेशन में हम लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 यानी कि बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2024। फ्रेंड्स उसके लिए आज हम लोग बिहार डीएलएड में वर्ष 2023 में जितने भी सामाजिक अध्ययन में आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी आ गया, जितने भी सामाजिक अध्ययन के प्रश्न जो है वर्ष 2023 में बिहार डीएलएड के एग्जाम में पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को आज हम लोग एक ही सेशन में कवर करेंगे। देखिए, इससे पहले मैंने आपको साइंस का 2023 में जो साइंस के प्रश्न पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में बिहार डीएलएड एग्जाम में, उनको मैंने कवर करा दिया था। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए सेशन आज के स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स एक बार सभी लोग जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए और सेशन का लिंक किसी भी एक ग्रुप में फटाफट शेयर कर दीजिए। तो फ्रेंड्स जैसे मैंने आपको बताया है कि आज इस सेशन में हम लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए बिहार डीएलएड में प्रीवियस ईयर में 2023 में जितने भी सामाजिक अध्ययन में हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी आ गया, जितने भी प्रश्न पूछे गए हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी के यानी कि सामाजिक अध्ययन के, उन सभी प्रश्नों को आज हम लोग एक ही सेशन में कवर कर लेंगे। आपका यह मैराथन सेशन होगा और इससे पहले मैंने आपको साइंस का वीडियो कवर कराया हुआ है। जितने भी साइंस के प्रश्न बिहार डीएलएड में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं 2023 में, उनको मैंने एक ही वीडियो में कवर कराया हुआ है, उसको ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग प्लीज़ जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए। चलिए प्रश्न पढ़ेंगे कि विधान परिषद की स्थापना को भारत के संविधान के अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है, यानी कि विधान परिषद की स्थापना को भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है। सभी लोगों को आंसर कमेंट करते चलना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यह अनुच्छेद 169 में परिभाषित किया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, विधान परिषद। ठीक है ना। अच्छा, विधानसभा के गठन का संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 170 में है। विधानसभा से संबंधित जो गठन के प्रावधान है ये अनुच्छेद 170 में है और विधान परिषद आपका 169 हो जाएगा। और देखिए, वर्तमान में अगर हम विधान परिषद की बात करते हैं तो वर्तमान में 6 ऐसे राज्य हैं जहां पर द्विसदनीय विधायिका है, यानी कि विधान परिषद भी है और विधानसभा भी है। विधानसभा तो होगा ही होगा, लेकिन 6 ऐसे राज्य हैं जहां पर दोनों हैं, विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है। कौन कौन से 6 राज्य हैं, उंगली पर काउंट करिए इनका नाम। सबसे पहले अपना राज्य बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक है। फ्रेंड्स थोड़ा सा मेरा तबीयत ठीक नहीं है, गला ठीक नहीं है, काफ़ी तेज़ सर्दी जुकाम हुआ है, तो थोड़ा सा अगर बोलने में मुझे परेशानी हो रही है, आपको असुविधा होगी तो क्षमा करिएगा। चलिए देखिए, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, प्राथमिक ऊर्जा के उदाहरण नहीं है। तो देखिए, अगर हम बात करें प्राथमिक ऊर्जा के उदाहरण तो कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, कोयला, यानी कि जो जीवाश्म ईंधन आप कहिए, जीवाश्म ईंधन प्राथमिक ईंधन होते हैं। और द्वितीयक जो होता है ऊर्जा, वो क्या होता है, तो जो प्राथमिक ऊर्जा स्रोत से उत्पादित होता है वह द्वितीयक ऊर्जा कहलाता है। और यहाँ पर देखिएगा, विद्युत जो होता है ना, विद्युत, यह आपका प्राथमिक का उदाहरण नहीं है, यह द्वितीयक ऊर्जा का उदाहरण है, द्वितीयक ऊर्जा का उदाहरण है, यानी कि यह विद्युत प्राथमिक ऊर्जा से उत्पन्न होता है, जैसे कि कोयला से बिजली उत्पन्न होता है। ठीक है ना। चलिए, तेलुगु स्वाभिमान का नारा किस राज्य में दिया गया। तेलुगु स्वाभिमान का नारा किस राज्य में दिया गया, तो यह आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव 1983 में तेलुगु देशम पार्टी के नेता एनटी रामाराव ने दिया था। ठीक है ना, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें विधानसभा चुनाव में जीत भी हासिल हुई थी और वे आंध्र प्रदेश के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने थे। कौन, तो एनटी रामाराव, एनटी रामाराव। ठीक है ना, याद नाम भी याद रख सकते हैं आप। तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश हो जाएगा। चलिए, साइंस वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। 2023 में बिहार डीएलएड एग्जाम में प्रीवियस ईयर में, यानी कि साइंस के जो प्रश्न पूछे गए हैं, इसी तरह से मैंने उनको एक ही वीडियो में कवर कराया हुआ है। बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा, वहाँ से निश्चित रूप से प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, जरूर देख लीजिएगा। देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कितने प्रतिशत आबादी द्वितीयक कार्यों में लगी है। द्वितीयक कार्य में कितनी प्रतिशत आबादी जो है लगी हुई है, तो ये 0.243% लगी हुई है। ठीक है ना, याद रखिएगा। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पतन का नया नाम जवाहरलाल नेहरू पतन रखा गया है। जवाहरलाल नेहरू पतन रखा गया है किस पतन का, तो ये मुंबई पतन जो है इसका नाम क्या है,
नहावा सोवा, यहाँ मैं लिख देता हूँ, नहावा सोवा बंदरगाह जो है इसी का नाम रखा गया है जवाहरलाल नेहरू पतन। और देखिए यह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है जो नवी मुंबई में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सर्वप्रथम कॉमन सेंस की रचना किसने किया था। कॉमन सेंस की रचना थॉमस पेन ने किया था। थॉमस पेन या थॉमस पाइन कहिए, ठीक है ना। कब किया था तो 1776 में किया था, 1776 में किया था। और उनकी इस लघु पत्रिका अमेरिका में स्वतंत्रता के लिए जागरूकता लाने में काफ़ी कामयाबी हासिल किया था, ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए, भारत में निष्पक्ष निर्वाचन की प्रक्रिया के संचालन का दायित्व किस पर है। भारत में निष्पक्ष निर्वाचन की प्रक्रिया के संचालन का दायित्व जो है यह निर्वाचन आयोग पर है। निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना जो है 25 जनवरी 1950 को हुई थी। इसीलिए प्रत्येक वर्ष को 25 जनवरी के दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, राजीव कुमार है। और भारतीय संविधान का जो भाग 15 है उसमें अनुच्छेद 324 से 329 तक में निर्वाचन संबंधी उपबंध दिए गए हैं। इन सभी पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे आप। चलिए, इनमें से भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन है, सोच समझ के ठीक से इसका आंसर दीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील है 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है ना। चलिए, दूसरी गोंड है। भील यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप लोग गोंड के साथ जाएंगे जो कि गलत होगा, भील राइट आंसर होगा। देखिए, जेम्स वाट ने किस यंत्र का आविष्कार किया। जेम्स वाट ने वास्प इंजन का आविष्कार किया था। अच्छा, फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था। फ्लाइंग शटल का आविष्कार जो है जॉन के ने किया था, जॉन के ने किया था, ठीक है ना। अच्छा, सेफ्टी लैम्प का आविष्कार हम्फ्री डेवी ने किया था। और पावर लूम का आविष्कार किसने किया था तो एडमंड कार्टराइट ने किया था, कार्टराइट ने। तो ये सब ध्यान रखिएगा, फ्लाइंग शटल जॉन के, सेफ्टी लैम्प हम्फ्री डेवी और पावर लूम का एडमंड कार्टराइट ने किया था। देखिए, कांवर झील बिहार के किस जिला में स्थित है। कांवर झील जो है यह बिहार के कहाँ पर है तो फ्रेंड्स बिहार का पहला यह रामसर स्थल है और यह बेगूसराय में है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त जो थे ये सुकुमार सेन थे, ठीक है ना। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त जो महिला बनी थी वो कौन थी, वीएस रमा देवी थी। पहले लोकसभा के अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे और पहली महिला जो लोकसभा की अध्यक्ष बनी थी ये मीरा कुमार थी। पहला मुख्य न्यायाधीश का नाम पूछेगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो एच.जे. कानिया, हीरालाल जे कानिया, ये सब नाम आप याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, वर्तमान में राजीव कुमार मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, मुख्य चुनाव आयुक्त है। द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों में कौन सा देश शामिल नहीं था। अच्छा, अगर हम बात करें दूसरा विश्व युद्ध के बारे में तो फ्रेंड्स देखिए, दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला था, ठीक है ना। और इसमें धुरी राष्ट्र में जापान, जर्मनी और इटली शामिल थे। सोवियत संघ इसमें शामिल नहीं था धुरी राष्ट्र में, ये मित्र राष्ट्र में शामिल था ब्रिटेन की तरफ से, ठीक है ना। ब्रिटेन, अमेरिका, रूस, सोवियत संघ ये सब उसमें शामिल थे। क्लियर। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कर लेंगे अब। चलिए, बालाघाट खानों में निम्नलिखित में से किस खनिज का खनन किया जाता है। किस खनिज का खनन किया जाता है। देखिए, बालाघाट खान कहाँ पर है तो ये मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर, मध्य प्रदेश में है। और यहाँ पर मैंगनीज का खनन किया जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसलों का उदाहरण है। खरीफ फसल की बात करते हैं तो खरीफ फसल में आपका क्या क्या आ जाएगा, चावल, मक्का, बाजरा, कपास, ये सब खरीफ फसल होते हैं। तो यहाँ पर चावल दिया गया। मटर, चना, गेहूं ये आपका रबी फसल है। और एक जायद फसल होता है जिसमें तरबूज, खीरा, ककड़ी ये सब जायद फसल में आता है, जायद फसल। तो ये सब ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन एक डेयरी पशु नहीं है। डेयरी पशु नहीं पूछा गया है, तो यानी कि दूध देने की बात करें, डेयरी उपयोग में जो लाया जाता है तो डेयरी उपयोग में दूध तो ऊंट भी देता है लेकिन डेयरी उपयोग में इसका नहीं लिया जाता है, तो ऊंट राइट आंसर हो जाएगा। बाकी बकरी, भैंस, गाय ये डेयरी पशु है।
पृथ्वी के अक्ष के सिरों को कहते हैं, पृथ्वी के अक्ष के दोनों सिरों को कहा जाता है ध्रुव, ठीक है ना। और इसके उत्तरी सिरे को उत्तरी ध्रुव कहा जाता है और दक्षिणी सिरे को दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। और पृथ्वी अपने अक्ष पर लंबवत जो है 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद अगला प्रश्न है कि इनमें से किस देश को सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा था। यह देश कौन सा है जहां पर सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा था? तो यह देश यूगोस्लाविया है, जहां पर 80 के दशक में सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना यूगोस्लाविया को करना पड़ा था। यूगोस्लाविया राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, रेशम मार्ग कहां से शुरू होता है? तो रेशम मार्ग जो है ये चाइना से शुरू होता है और इस मार्ग के द्वारा रेशम चीन से सीधे रोमन साम्राज्य को अफगानिस्तान और ईरान होते हुए भेजे जाते थे। तो यहाँ पर चाइना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। सिल्क रूट जिसको कहा जाता है या सिल्क रोड कहिए, रेशम मार्ग। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि एल नीनो और एक ला नीना है। एक एल नीनो है और एक ला नीना है। आगे आपको प्रश्न मिलेगा। उत्पत्ति किस देश के तट पर होती है? तो एल नीनो की उत्पत्ति जो होती है, ये सबसे पहले ध्यान रखिएगा, यह होती है प्रशांत महासागर में, पेरू तट के निकट, ठीक है ना। चलिए, तो ये पेरू राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न हम कर लेंगे कि बोबोन, अब यहाँ पर थोड़ा सा सुधार करिएगा, कहीं कहीं इस तरह से आपको बोरबॉन राजवंश मिलेगा, बोरबॉन, ठीक है ना। हो सकता है इसमें र छूट गया हो। तो ये जो बोरबन राजवंश है, जिसे फ्रांसीसी क्रांति के दौरान अपदस्थ कर दिया गया, उसको यहाँ पर दी गई है कि किस संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद सत्ता में बहाल किया गया था। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, अगर हम बात करें तो फ्रांस की राज्य क्रांति आपको याद होगा, ठीक है ना। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं तो लुई 16वां था जिसके समय फ्रांस की क्रांति हुई थी, ये इसी बारबन राजवंश से था। और फ्रांस में नेपोलियन के द्वारा बारबन राजवंश को फ्रांसीसी क्रांति के दौरान अपदस्थ कर दिया गया था, ठीक है ना, जिसे 1815 में वियना की संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद पुनः सत्ता में बहाल किया गया था, वियना की संधि पर, ठीक है ना। चलिए, पोखरा नगर किस देश में स्थित? आप में से बहुत सारे मित्र ऐसे भी हैं जो पोखरा घूमने भी गए होंगे। पोखरा नेपाल में है, ध्यान रखिएगा, ये एक टूरिज्म प्लेस है, ठीक है ना। चलिए, टूरिस्ट प्लेस है, एक नेपाल में है और काठमांडू के बाद आप कह सकते हैं कि नेपाल का यह दूसरा सबसे बड़ा आबादी वाला नगर है। किस वर्ष रूसी क्रांति ने आर्थिक लोकतंत्र की नींव को मजबूती प्रदान किया था? यानी कि रूस की क्रांति पूछा जा रहा है कब हुई थी? तो 1917 में रूस की क्रांति हुई थी और इस क्रांति के फलस्वरूप रूस में जारशाही शासन व्यवस्था समाप्त हुई और रूस के शासक को जार कहा जाता था। इस चीज को ध्यान रखिएगा। देखिए, टैक्सोल का उपयोग होता है। टैक्सोल एक प्रकार की औषधि है और इसका उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है, ठीक है ना। यह मुख्य रूप से स्तन कैंसर, डिम ग्रंथि के कैंसर और फेफड़े के कैंसर में बड़ा ही उपयोगी होता है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिलगिट गॉर्ज किस नदी पर स्थित है? गिलगिट गॉर्ज जो है यह सिंधु नदी पर स्थित है और गिलगिट सिंधु की सहायक नदी है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, दर्शनीय जगह है गिलगिट गॉर्ज, ठीक है ना। तो ये सिंधु राइट आंसर हो जाएगा। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और कहां हुआ था? फ्रेंड्स, प्लीज एक बार सेशन को सभी लोग लाइक कर दीजिए और इसे ईमानदारी पूर्वक एक ग्रुप में या अपने फ्रेंड्स के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा, जो लोग भी बिहार डीएलएड 2024 की तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 में लखनऊ में हुआ था और इसकी स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने किया था। और जो पहला अधिवेशन हुआ था लखनऊ में 1936 में, स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ही उसकी अध्यक्षता किया था और एनजी रंगा इसके सचिव थे। याद रखिएगा, एनजी रंगा जो थे, एनजी रंगा अध्यक्ष जो थे ये स्वामी सहजानंद सरस्वती थे और एनजी रंगा जो थे इसके सचिव थे। और देखिए, स्वामी सहजानंद को भारत में किसान आंदोलन का जनक माना जाता है और इन्होंने 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया था। इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा। लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? लोकसभा में बहुमत दल का नेता आपको पता है कौन होता है? तो फ्रेंड्स, ये प्रधानमंत्री होता है, ठीक है ना। केंद्र में बहुमत दल या फिर ये गठबंधन की जो सरकार बनती है उसमें जो बहुमत जब भी होगा तो बहुमत का एक नेता बनाया जाता है जो प्रधानमंत्री होता है।
तो यहाँ पर देखिए प्रधानमंत्री राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी फसल पेय फसल है? तो पेय फसल इसमें से अगर हम बात करें तो चाय भी है, कॉफ़ी भी है, ये सब कहवा जो होता है ये पेय फसल है। तो यहाँ पर चाय राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला कि नेपानगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? नेपानगर ये मध्य प्रदेश में है, सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश में नेपानगर है, और यह अखबारी कागज के लिए बड़ा ही फेमस है। अखबारी कागज राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बिहार में अतिजल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? अतिजल यानी कि ज्यादा जल के दोहन से, तो यह तत्व जो है आर्सेनिक है। आर्सेनिक का संकेंद्रण बना है, बढ़ा है, और बिहार के 18 जिले जो है वहां पर भूजल में आर्सेनिक की बड़ी मात्रा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पाई गई है, निर्धारित की गई है। और पानी में आर्सेनिक की ज़्यादा मात्रा होने से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी होने का खतरा बना रहता है। उसके बाद देखिए किस देश में ओलंपिक खेल का विरोध नस्ल पर आधारित था? फ्रेंड्स गला बैठ गया है, बोलने में थोड़ी सी परेशानी हो रही है, फिर भी मैं बोल रहा हूँ। चलिए बताइए, तो ये आपका मैक्सिको में हुआ था ओलंपिक। और कब हुआ था ये ओलंपिक? तो 1968 में यह मैक्सिको में आयोजित किया गया था। और वहीं पर जो है मैक्सिको में जो ओलंपिक खेल हुआ था वहाँ विरोध नस्ल पर आधारित किया था, और मैक्सिको विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने ओलंपिक खेल का विरोध किया था। ठीक है ना। अच्छा, बात ओलंपिक की आ गई है, तो अगला जो होगा 2024 में, इसी साल ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 2024 वाला यह फ्रांस के पेरिस में होगा। पेरिस में इसका आयोजन किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। देखिए मीठे पानी का लगभग 70% खाली स्थान दिया गया है ग्रीनलैंड और दुनिया के पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ की चादरों और गलियारों के रूप में होता है। तो मीठे जल का लगभग 70% भाग जो है यह आपका अंटार्कटिका, कहाँ पर? अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और दुनिया के पर्वतीय क्षेत्रों पर, ठीक है ना, और ग्लेशियर के रूप में जो होता है, बर्फ की चादर के रूप में वहां पर है। क्लियर? इनमें से कौन सा वृक्ष पर्वतीय वन में पाया जाता है? पर्वतीय वन में इसमें से कौन सा वृक्ष पाया जाता है? यहाँ पर देखिए, सबसे पहले देखिए अर्जुन, शीशम और चंदन, ये उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन है, मानसूनी वन है, वहां पर ये पाए जाते हैं। ठीक है ना। और यहाँ पर चेस्टनट जो है ये पर्वतीय वन में पाए जाने वाला वृक्ष है। पटना का पुराना नाम पूछा गया है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि जो मगध था उसकी प्रारंभिक राजधानी कहाँ पर थी, तो मगध की प्रारंभिक राजधानी जो थी ये गिरिब्रज थी या फिर राजगृह थी। दोनों एक ही नाम है, एक ही जगह है, गिरिब्रज या राजगृह, याद रखिएगा। देखिए पटना का पुराना नाम जो है एक तो पाटलिपुत्र है, सबसे पहले देखिए अजीमाबाद, कुसुमपुर, पुष्पपुर, पाटलिपुत्र, ये सभी जो है पटना का पुराना नाम है। जनजातियों की सर्वाधिक आबादी कहाँ पर है? जनजातियों की सर्वाधिक आबादी जो है ये अफ्रीका में है। कहाँ पर है? अफ्रीका में है, याद रखिएगा। देखिए खाली स्थान दिया गया है में प्रकाशित ब्रटलैंड, यहाँ पर इस तरह से बना लीजिए ब्रटलैंड, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। ब्रटलैंड रिपोर्ट आपने पढ़ा होगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं ब्रटलैंड की, तो 1983 में इसका जो है 1983 में ब्रटलैंड का आपका स्थापना किया गया था, कह सकते हैं इस आयोग का गठन किया गया था 1983 में। और 1987 में इसने अपना रिपोर्ट दिया था, और इस रिपोर्ट का जो आधार था आवर कॉमन फ्यूचर शीर्षक से था, आवर कॉमन फ्यूचर। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। देखिए प्रश्न पढ़िए, अब खाली स्थान में प्रकाशित ब्रटलैंड कमीशन रिपोर्ट ने सतत विकास के बारे में विचार साझा किए, और इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है, कब? तो 1987 में रिपोर्ट प्रकाशित किया था, और 1983 में इस आयोग का गठन किया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कब हुआ था? तो ये युद्ध 1945 में समाप्त हुआ था, 1939 में शुरू हुआ था। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। आपका 1939 में और शुरू हुआ था, और 1945 में इसका अंत हुआ था। तो 1945 में अंत हो जाएगा और शुरू 1939 होगा। यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र, यानी कि अगर हम कंपास की बात करते हैं, ठीक है ना, दिक् सूचक यंत्र है कंपास, कंपास का ज्ञान किनसे सीखा? अब यहाँ ध्यान से सुनिएगा। यूरोप वासियों ने किनसे सीखा? तो यूरोप वासियों ने अरबों से सीखा। और अरबों ने किससे सीखा? तो अरबों ने चीनियों से सीखा था, चीनियों से सीखा था। दिक् सूचक यंत्र का विकास चीन में हुआ था, और चीनियों से अरबों ने सीखा, और अरबों से कौन सीखा है? यूरोपवासी, यानी कि अरबों ने इसका प्रचार यूरोप में कर दिया।
देखिए, चुनावी स्पर्धा से लाभ होता है। चुनावी स्पर्धा से क्या लाभ होता है? तो एक ही लाभ होता है कि जनमत का निर्माण होता है और वैसे सरकार चुना जाता है। मतलब आपको स्वतंत्रता है कि आप अपने स्वेच्छा से सरकार चुनिए, अपना कैंडिडेट चुनिए। तो यहाँ पर जनमत निर्माण होगा, अधिनायक तो नहीं होगा, तानाशाह तो नहीं होगा जनमत निर्माण में। ऐसे ऑप्शन को देख करके छांट सकते हैं आप। देखिए, मानव अधिकारों को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मान्यता कब प्रदान की गई? मानव अधिकार 10 दिसंबर 1948 को, ठीक है ना, 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा मानव अधिकारों को मान्यता प्रदान की गई। और 10 दिसंबर के दिन आपको याद भी होगा मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। 10 दिसंबर 1948 याद रखिएगा। चलिए, अपने अस्तित्व के दौरान 17 राष्ट्रों ने राष्ट्रसंघ में सदस्यता वापस ले ली। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र राष्ट्रसंघ से कभी अलग नहीं हुआ? देखिए, राष्ट्रसंघ की बात करते हैं, यूएनओ की बात करते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ। तो देखिए, इसका स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, 24 अक्टूबर 1945 को। और भारत जब 30 अक्टूबर 1945 को इसका सदस्य बना, तब से भारत जो है कभी भी सदस्य से अलग नहीं हुआ है। ठीक है ना। और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, संयुक्त राष्ट्र संघ का। और महासचिव इसके एंटोनियो गुटेरस है, ध्यान रखिएगा। आज भारत में जल विद्युत शक्ति लगभग योगदान करती है उत्पादित कुल बिजली का कितना प्रतिशत? चलिए बताइए, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, कितना प्रतिशत? तो भारत में अगर बात करें तो कुल उत्पादित बिजली का लगभग 22% जल विद्युत बिजली के द्वारा जो है पूरी की जाती है। तो यहाँ पर 22% हो जाएगा। और अगर देखें तो 60% जो होती है बिजली, इसका उत्पादन कोयला से किया जाता है। 60% का कोयला से उत्पादन, सबसे ज्यादा कोयला से। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम अमेरिका में हुई थी। अमेरिका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, अमेरिका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, दाची ग्राम जो जम्मू कश्मीर में स्थित है क्या है? दाची ग्राम जम्मू कश्मीर में है और यह जो कश्मीरी हिरन है जिसको कि हांगुल बोला जाता है, इसके लिए प्रसिद्ध है। हांगुल ये हिरन है। और दाचीगम एक नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है जो जम्मू कश्मीर में है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए, और बिहार का नेशनल पार्क कौन है? एकमात्र वाल्मीकि नेशनल पार्क। अगला प्रश्न देखिए कि मतगणना का कार्य कौन करता है? बताइए, राइट आंसर सिंपल सा है, बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? तो देखिए, मतगणना का कार्य कौन करता है? तो ये चुनाव आयोग करता है। और चुनाव आयोग के बारे में पूरी डिटेल में मैंने आपको अभी बताया भी है। ठीक है ना। बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? यानी कि जो प्रोजेक्ट टाइगर था, इसकी शुरुआत कब हुई थी? एक प्रोजेक्ट एलिफेंट भी पूछा जाता है, हाथी परियोजना। तो इसकी शुरुआत 1992 में हुई थी और बाघ परियोजना की 1973 में हुई थी, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत। चलिए, उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा कि रूस जापान का युद्ध कब हुआ था? रूस और जापान का युद्ध हुआ था 1905 में। और इस युद्ध में जापान विजयी हुआ था और इसके फलस्वरूप जापान ने मंचूरिया और कोरिया पर अधिकार कर लिया था। 20 मार्च 1900, ध्यान रखिएगा, 20 मार्च 1905 को, यहाँ मैं लिख देता हूँ, 20 मार्च 1900 नहीं, एक मिनट रुकिए, 5 सितंबर 1905 पहले जान लीजिए, फिर 20 मार्च वाला बाद में मैं बताऊंगा आपको। देखिए, 5 सितंबर 1905 को एक संधि हुई थी, पार्ट्समाउथ की संधि। पार्ट्समाउथ की संधि, इसी संधि के तहत जो है ये युद्ध जो था रूस जापान का, उसका अंत हुआ था। और जापान को पीत आतंक के नाम से संबोधित किया जाता है। जापान को पीत आतंक के नाम से संबोधित किया जाता है। ठीक है। और 20 मार्च वाला मैं बता देता हूँ। 20 मार्च यहाँ पर मैंने लिखा था, 20 मार्च 1933 को, याद रखिएगा, 20 मार्च 1933 को जो है जापान राष्ट्रसंघ की सदस्यता त्याग दिया था। यह प्रश्न बन सकता है, ध्यान रखिएगा। ब्रिटेन में किस वर्ष सार्वजनिक वयस्क मताधिकार को मान्यता मिली थी? ब्रिटेन में देखिए, वयस्क मताधिकार पहले से था लेकिन केवल पुरुषों को था। लेकिन 1928 जो है, उस 28 में यह आपका पुरुष और महिला दोनों को मिला था। तो 1928 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, वह भूमि जो 5 वर्ष से अधिक कृषि वर्षों के लिए बिना खेती के लिए छोड़ दी जाती है, किस रूप में जानी जाती है? तो इसको कहा जाता है कृषि बंजर भूमि। कृषि बंजर भूमि, कृषि का मतलब यानी कि कृषि योग्य बंजर भूमि। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा।
देखिए, रेशम के धागे का उत्पादन के लिए रेशम कीड़े को पालने के रूप में जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, इसको सेरीकल्चर कहा जाता है। सेरीकल्चर, याद रखिएगा, सेरीकल्चर, COLTURE, ठीक है ना, कल्चर, सेरीकल्चर। इस तरह से अंग्रेजी में सेरीकल्चर दे देगा। अभी तो आप आराम से रेशम उत्पादन लगा देंगे, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए, मधुमक्खी पालन एपी कल्चर कहलाता है, एपी कल्चर, ठीक है ना, एपी कल्चर। और मत्स्य पालन, मछली पालन पीसी कल्चर कहलाता है, पीसी कल्चर, पीसी कल्चर। चलिए, काली मिट्टी का दूसरा नाम, तो काली मिट्टी, इसका विस्तार जो है आपका दक्षिण भारत में होता है, सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है, गुजरात में भी है, मध्य प्रदेश में भी है, ठीक है ना। तो इसको रेगुर मिट्टी कहा जाता है कपास की खेती के लिए। किसके लिए? कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम होती है ये। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना किसने किया था? तो इसकी स्थापना जमशेदजी टाटा ने 1907 में किया था। जमशेदजी टाटा ने 1907 में किया था। कहाँ पर? तो जमशेदपुर में, ठीक है ना। चलिए, और यह भारत का सबसे पुराना लौह और इस्पात उद्योग है। नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कर्णाली नदी है, ध्यान रखिए, कर्णाली नेपाल की सबसे लंबी नदी है। उसके बाद देखिए, बिरसा मुंडा ने ईसाई मिशनरियों पर कब हमला किया था? तो 24 दिसंबर 1889 इसमें से राइट आंसर हो जाएगा। 1899 1900 में मुंडा विद्रोह हुआ था छोटा नागपुर में, आपको याद होगा। 1899 से 1900 में मुंडा विद्रोह बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ था। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकतंत्र में शासन कौन करता है? लोकतंत्र में शासन जनता करती है, आपको भी पता है, ठीक है ना। तो राइट आंसर यहाँ पर जनता हो जाएगा। लोकतंत्र में शासन जनता करती है, लेकिन शासन का असली मजा नेता उठाते हैं, ठीक है ना। जैसे कि आपको पता है, नाम लेने की जरूरत नहीं है। जूट उद्योग के सबसे अधिक कारखाने मिलते हैं। तो जूट सबसे ज़्यादा आपको पता है पश्चिम बंगाल में होता है। अगर हम भारत की बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल में आपको पता है जूट यानी कि पटसन उद्योग की बात की जा रही है, और हुगली नदी के तट पर आपको यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारत में कैबिनेट शब्द का प्रयोग पहली बार किस संविधान संशोधन में किया गया? कैबिनेट शब्द का प्रयोग किस संविधान संशोधन में किया गया? बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, कैबिनेट शब्द जो है इसका आपका 1978 का संविधान संशोधन हुआ था, 44वां 1978 में हुआ था, उसी में किया गया था, ठीक है ना। और आपको पता है कि आपका ये जो शब्द है कैबिनेट, इसका एक ही बार आर्टिकल 352 में प्रयोग किया गया है, ठीक है। भारत में नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की गई थी? भारत में नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की गई थी? तो फ्रेंड्स, इसकी घोषणा 1991 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में किया गया था। और उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, आपको याद होगा, जो LPG था, इस नाम से इसको जाना जाता है, उदारीकरण, ठीक है, लिबरलाइजेशन, निजीकरण, और आपका प्राइवेटाइजेशन, और वैश्वीकरण यानी कि G फॉर ग्लोबलाइजेशन, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत में स्थित लोनार झील किस प्रकार का झील है? अब यहाँ पर झील का प्रकार पूछ लिया गया। ये तो लोनार आपको पता है, चिल्का भी आप जानते होंगे, लैगून झील है चिल्का, लैगून झील का उदाहरण चिल्का है। लोनार झील जो कि महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में ये क्रेटर झील का उदाहरण है। अच्छा, गोखुर झील का उदाहरण पूछे तब क्या बताइएगा? उलर झील जो है ये गोखुर झील का उदाहरण है। और हिमानी झील जो उत्तराखंड में जितनी भी ताल वाली झील है, राकस ताल, भीमताल, ये आपका हिमानी झील है। तो यहाँ पर क्रेटर झील है, लोनार झील जो महाराष्ट्र में है। देखिए, ग्योसेफ मैजनी ने गुप्त भूमिगत की स्थापना की यंग यूरोप, इसका नामक समाज में कहाँ पर किया था? इनका मतलब यंग यूरोप की स्थापना पूछा गया है। तो मेजनी जो था यह आपका 1833 में बर्न में जो है, ये जर्मनी में है बर्न, 1833 में वहीं पर किया था। क्लियर ना, याद रखिएगा। चलिए, रंगभेद की नीति की विरोध आवाज उठाने वाले कौन थे? तो फ्रेंड्स, ये कौन थे? मार्टिन लूथर किंग थे, जो अमेरिका में रंगभेद की नीति के विरुद्ध इन्होंने आवाज उठाया था। और इनको अमेरिका का गांधी कहा जाता है, या फिर इनको ब्लैक गांधी के नाम से भी जाना जाता है। 1964 में इनको शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की, एक है आपका राष्ट्र संघ। केवल अगर राष्ट्र संघ पूछता तो राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 10 जनवरी 1920 को। लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना अभी मैंने आपको बताया भी था कब हुई थी, तो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, ठीक है ना। 24 अक्टूबर
45 को हुई थी। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए ए राइट आंसर हो जाएगा। न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर है और एंटोनियो गुटेरस महासचिव है। मॉन्टेस्क्यू की कौन सी पुस्तक उन्होंने लिखी है? यह अभी रिसेंटली बिहार दरोगा में भी पुस्तक का नाम पूछा गया था। इसका नाम है द स्पिरिट ऑफ लॉ। हिंदी में इसको विधि की आत्मा कहेंगे, द स्पिरिट ऑफ लॉ, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, निम्नलिखित में से कौन भारत में वाणिज्यिक फसल है? तो वाणिज्यिक फसल की बात करते हैं तो तंबाकू, कपास, जूट, गन्ना, तिलहन, रबड़, तो यहाँ पर उपरोक्त सभी हो जाएगा। चलिए, मापनी में हर व्यक्त करता है, अंश और हर, ठीक है ना। इसको अंश बोलते हैं जो ऊपर रहता है बटा में, और नीचे वाले को हर बोलते हैं, आपको पता है ना। तो देखिए, हर व्यक्त करता है क्या? तो हर व्यक्त करता है धरातल की दूरी, ठीक है ना। चलिए ध्यान रखिएगा। देखिए, गरीबी हटाओ का नारा कब दिया गया था? गरीबी हटाओ का नारा कब दिया गया था? तो 1971 में इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? तो इसमें से अगर हम बात करें तो असम में है, ठीक है। और असम में आपको दिग्बोई जो है सबसे पुराना तेल शोधक कारखाना है, दिग्बोई आपको भी याद होगा। चलिए, देखिए, हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर पाइपलाइन दिए गए राज्यों में से किस राज्य से नहीं गुजरता है? तो देखिए, हजीरा जो है, यहाँ पर हजीरा देखिए गुजरात में है, विजयपुर आपका मध्य प्रदेश में है, और जगदीशपुर उत्तर प्रदेश में है। तो हजीरा गुजरात बिल्कुल, विजयपुर मध्य प्रदेश बिल्कुल, जगदीशपुर उत्तर प्रदेश बिल्कुल। महाराष्ट्र से नहीं गुजरता है। ला नीना आ गया ना, एल नीनो और ला नीना मैंने बताया था, ध्यान रखिएगा। किस महासागर में उत्पन्न होती है? तो प्रशांत महासागर में यह उत्पन्न होती है, ठीक है ना। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? तो कौन सा जिला है जहां पर नहरों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है? तो फ्रेंड्स, यह रोहतास है। रोहतास यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ था? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ था? देखिए, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 के प्रावधान के अनुसार 1993 में इसका गठन किया गया था। और देखिए, 102वें संविधान संशोधन अधिनियम जो 2018 के द्वारा जो है इसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। तो संवैधानिक दर्जा इसको 2018 में मिला है। 2018 ऑप्शन में दिया ही नहीं गया है, तो 2018 में संवैधानिक दर्जा मिला था। और इसकी स्थापना जो है 1993 में किया गया था। तो स्थापना अगर पूछता तो 1993 और संवैधानिक दर्जा 2018, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। देखिए, मतदाता सूची का परीक्षण कितने वर्षों में होता है? मतदाता सूची तैयार कौन करता है? वोटर लिस्ट चुनाव आयोग करता है। और इसका परीक्षण प्रत्येक 5 वर्ष पर होता है। ध्यान रखिएगा, 5 वर्ष राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से प्रारंभ हुई थी? अच्छा, औद्योगिक क्रांति आपको याद है इंग्लैंड में हुई थी, पूछा जाएगा। अच्छा, एक गौरवपूर्ण क्रांति है, एक गौरवपूर्ण क्रांति है। गौरवशाली या गौरवपूर्ण दोनों पढ़ लीजिए, गौरवशाली भी पढ़ सकते हैं या गौरवपूर्ण क्रांति भी आप कह सकते हैं। तो गौरवपूर्ण क्रांति भी इंग्लैंड में हुई थी। कब? 1688 में। इसको अंग्रेजी में ग्लोरियस रिवॉल्यूशन कहा जाता है। प्रश्न बनता है, याद रखिएगा। और औद्योगिक क्रांति भी इंग्लैंड में हुई थी। क्यों? तो ये वहाँ पर कच्चे मालों की, मतलब उपनिवेश और कच्चे माल दोनों की यहाँ पर आपकी बहुतायतता थी, और ये वस्त्र उद्योग से हुआ था। चलिए, उसके बाद देखिए, विविधताओं के बीच सामंजस्य की स्थापना की सर्वाधिक क्षमता किस शासन व्यवस्था में होती है? तो यहाँ लोकतंत्र की शासन व्यवस्था में होती है। विविधता है या एकता, आप कह सकते हैं विविधता में ही तो एकता है, तो लोकतंत्र में ही ऐसा संभव है। चलिए, उसके बाद देखिए, चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। अलेक्जेंड्रिया किस सागर के किनारे पर बसा हुआ है? अलेक्जेंड्रिया जो है ये कहाँ पर है फ्रेंड्स? ध्यान रखिए, मिस्र में है, इजिप्ट में है, और यह सर भूमध्य सागर के किनारे बसा हुआ है, भूमध्य सागर। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि आधिकारिक रूप से कितने वर्षों पर जनगणना होती है? देखिए, भारत में अगर हम जनगणना की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपका इसकी शुरुआत हुई थी 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में, लॉर्ड मेयो, ठीक है ना। फिर उसके बाद 1881 से लॉर्ड रिपन के समय से नियमित जनगणना कराई गई। प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना होती है, ध्यान रखिएगा। 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी? अब देखिए, 15वीं पूछ लिया गया था। 17वीं अगर पूछता आपसे तब क्या होता? 17वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या 78 है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, जो कि 14.39% है।
और उस समय जो है 2000, ये 15वीं जो पूछा गया है ये 2009 वाला है, और 9 वाला आपका उस समय महिलाओं की भागीदारी 59 थी, और उस समय 59 थी, जो कि प्रतिशत में आपका पूछ लिया जाए तो ये प्रतिशत आपका कितना था, 10.68% था। तो यहाँ पर देखिए 10.68 दे दिया गया इस तरह से, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए प्रथम विश्व युद्ध कितने वर्षों तक चला था। प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था 1914 में, 1914 में ऑस्ट्रिया द्वारा सर्बिया पर आक्रमण के साथ स्टार्ट हुआ था, ठीक है ना। और फ्रेंड्स यह चला था 1918 तक, 4 वर्षों तक चला था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इनमें से कौन सा निम्नलिखित में से मोटा अनाज है। मोटा अनाज आपका बाजरा, रागी, ज्वार सब है, ये सभी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यूएनओ का कौन सा अंग पैलेस द हेग, नीदरलैंड पैलेस से कार्य करता है। तो देखिए फ्रेंड्स नीदरलैंड के द हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी कि आईसीजे है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। देखिए भूमि जो एक या एक से अधिक कम कृषि वर्ष के लिए खेती के बिना छोड़ दी जाती है उसे खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। तो उसको किस रूप में जाना जाता है बताएंगे फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, किस रूप में इसको जाना जाता है। तो फ्रेंड्स इसको जाना जाता है किस रूप में, वर्तमान प्रति के रूप में, वर्तमान प्रति के रूप में जाना जाता है। देखिए राष्ट्रसंघ किस संधि के द्वारा बनाया गया था। राष्ट्रसंघ की बात की जा रही, जैसे मैंने बताया था आपको कि राष्ट्रसंघ की स्थापना जो हुई थी यह आपका 1920 में हुई थी, ठीक है ना। 1920 अभी मैंने आपको बताया था ना कि 1920 में राष्ट्रसंघ की स्थापना हुई थी, राष्ट्रसंघ की, ठीक है। और वही पूछ रहा है किस संधि के तहत बनाया गया था, तो ये वर्साई की संधि थी। प्रथम विश्व युद्ध का समापन हुआ था इसी के तहत 28 जून 1919 को वर्साई की संधि हुई थी जर्मनी के साथ, और इसको आरोपित संधि भी कहा जाता है वर्साई की संधि को, क्योंकि इसी में दूसरा विश्व युद्ध का बीजारोपण कर दिया गया था। चलिए देखो अलूरी सीताराम राजू कौन थे। तो ये जो थे फ्रेंड्स ये भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी नेता थे और एक आंध्र आदिवासी नेता भी थे ये। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था। अच्छा भोपाल गैस त्रासदी हुई थी कब, तो ये 1984 में हुई थी, और इसमें रिसाव हुआ था MIC का, यानी कि मिथाइल आइसोसाइनेट का, मिथाइल आइसोसाइनाइट, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि जारूर जेलेंस्की किस देश के राष्ट्रपति हैं। अब एक व्लादिमीर जेलेंस्की है, एक व्लादिमीर जेलेंस्की है, ये बड़ा आपने सुना होगा, ये यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव है, याद रखिएगा, पूछा जा रहा है आजकल। और ये जारूर जेलेंस्की जो है ये राष्ट्रपति कहाँ के थे, तो ये पोलैंड के। चलिए निम्नलिखित में से कौन एक खाद्य फसल नहीं है। खाद्य फसल इसमें से आपका कपास नहीं है, बाकी गेहूं, चावल, मक्का ये खाद्य फसल है, आपको भी पता है। सर्वाधिक कम जनसंख्या वाला भारत का राज्य कौन सा है, पूछा गया कम जनसंख्या भारत की किस राज्य में है। तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश, सबसे कम सिक्किम का है, ठीक है ना, याद रखिएगा। सबसे कम अगर जनघनत्व पूछेगा तो ये अरुणाचल प्रदेश का है, अरुणाचल प्रदेश का, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जनघनत्व तो ये बिहार का सबसे ज़्यादा जनघनत्व है। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, तो ये आपको भी पता है 1600 ईस्वी में हुई थी, ठीक है, 1600 ईस्वी करेक्ट आंसर हो जाएगा। G77 की स्थापना कब की गई थी। G77 की स्थापना 15 जून 1964 को की गई थी, 77 विकासशील देशों के द्वारा, 77 विकासशील देशों के द्वारा, इसीलिए इसका नाम G77 रखा गया। 15 जून 1964 को इसकी स्थापना हुई थी। गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, तो इसको नारायणी के नाम से जाना जाता है मैदानी भाग में, और वहाँ पर नेपाल में इसको शालिग्रामी ये सब कहा जाता है। तो यहाँ पर नारायणी राइट आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व कितना है। बिहार में सबसे ज़्यादा जनघनत्व है 2011 की जनगणना के अनुसार, सबसे कम अरुणाचल प्रदेश का है, और बिहार का जो प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है ये 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, याद रखिएगा। चलिए निम्नलिखित में भारत के लिए कौन सा कथन सही है। यहाँ धार्मिक सौहार्द का अभाव है, बिल्कुल गलत है। यहाँ धार्मिक स्वतंत्रता का अभाव है, ये भी गलत है, ठीक है ना। कौन सा सही पूछा गया, यहाँ पर धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत है,
बिल्कुल सही दिया गया, यहाँ धर्म की प्रधानता ऐसा नहीं है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृत संख्या जो है ये 34 है, इस चीज को याद रखिएगा। 33 + 1 यानी कि एक मुख्य न्यायाधीश होगा और 33 अन्य न्यायाधीश होंगे। 34 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, राणा प्रताप सागर बांध कहाँ पर अवस्थित है? राणा प्रताप सागर बांध ये राजस्थान में है, चंबल नदी पर। राजस्थान में चंबल नदी पर। आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ पर है? आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ पर है? यहाँ पर जनमत संग्रह के द्वारा कोई भी बिल पास कराया जाता है, इसलिए स्विट्जरलैंड में कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। ठीक है ना। चलिए, संविधान का अनुच्छेद 48 ये जो है यह संबंधित है अनुच्छेद 48 से। तो यह वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से है, याद रखिएगा। चलिए, अगला प्रश्न कि पहला संथाली जिसने अंग्रेजों पर हथियार उठाया था, पहला संथाली कौन थे? तो फ्रेंड्स, यह तिलका मान जी थे। तिलका मान जी थे जिन्होंने अंग्रेजों पर सबसे पहले हथियार उठाया था, और साथ ही साथ वह अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाले पहले आदिवासी भी थे, तिलका मान जी। चलिए, पंचायत राज का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो यह अनुच्छेद 40 में किया गया, ध्यान रखिएगा। ग्राम पंचायत का संगठन। 44 में समान नागरिक संहिता है, याद रखिएगा इसको भी। वर्ष 1948 में जर्मनी की मुद्रा का नाम क्या था? उस समय जर्मनी की मुद्रा जो थी ये कौन थी? तो डी-मार्क थी। तो यानी कि डी-मार्क यानी डायचे मार्क थी, और अब जो होगा आपका यूरो हो गया है। लक्ष्मी सागर झील कहाँ पर अवस्थित है? लक्ष्मी सागर झील जो है ये कहाँ पर है? लक्ष्मी सागर झील जो है कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स, यह दरभंगा में है। लक्ष्मी सागर झील कहाँ पर है? लक्ष्मी सागर झील दरभंगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। किस आधार पर लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन कहते हैं? बताइए किस आधार पर? तो यह जनमत पर आधारित होती है, जनमत पर आधारित है इसीलिए, ठीक है ना, जनमत पर आधारित है इसीलिए। तो राइट आंसर यहाँ पर जनमत पर आधारित होने के कारण। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि दुर्गावती जलाशय परियोजना बिहार के किस जिला में है? दुर्गावती जलाशय जो है ये कैमूर में है। अच्छा, तेलहर कुंड एक जलप्रपात पूछा जाता है, तेलहर कुंड जलप्रपात ये कहाँ पर है? तो ये भी कैमूर में ही है। इनमें से कौन सी स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को नहीं है? कौन सी भारतीय नागरिकों को नहीं है? सभी ध्यानपूर्वक पढ़िए, राइट आंसर बताइए। तो यहाँ पर देखिएगा, सशस्त्र विद्रोह में भाग लेने की स्वतंत्रता ये बिल्कुल नहीं है। बाकी देखिए सभी है, ये वाला नहीं है। भारत की वित्तीय राजधानी कहाँ पर है? तो भारत की वित्तीय राजधानी जो आपको पता है मुंबई है, फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई है, आपको भी फ्रेंड्स पता होगा। चलिए, विश्व का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट किन दो देशों की सीमा पर अवस्थित है? माउंट एवरेस्ट जो है यह किन दो देशों की सीमा पर अवस्थित है? माउंट एवरेस्ट की आधिकारिक ऊंचाई की बात करते हैं, विश्व का सर्वोच्च शिखर है यह, ध्यान रखिएगा। आधिकारिक ऊंचाई 8,848.86 मीटर इसकी आधिकारिक ऊंचाई है, ध्यान रखिएगा, प्रश्न बन सकता है। और यह आपका नेपाल और चीन की सीमा पर है, नेपाल और तिब्बत की सीमा पर है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम अमरकंटक से नहीं है? अमरकंटक से नहीं है, कौन सी नदी का? तो यहाँ पर देखिए, सोन, नर्मदा और जोहिला इसका अमरकंटक से है। तापी का अमरकंटक से उद्गम नहीं हुआ है। तापी नदी का उद्गम होता है मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई से, ठीक है ना, मुल्ताई के समीप से। जमोरिन कहाँ का राजा था? जमोरिन राजा कहाँ का था? तो जमोरिन कालीकट का राजा था। और जमोरिन जो है आपको याद होगा 1498 में जब वास्को डी गामा भारत आया था तो जमोरिन ने स्वागत किया था। चलिए, उसके बाद देखिए, सिंगरौली किस राज्य का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है? सिंगरौली कोयला के लिए फेमस है, और सिंगरौली जो है यह कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में है, ध्यान रखिएगा। चलिए, प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या है? झरिया झारखंड में है, ध्यान रखेंगे। तो तात्कालिक कारण मैंने आपको बताया था शायद, ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की सेरेजोवा में हत्या, बोस्निया की राजधानी सेरेजोवा में हत्या। तो यहाँ पर देखा ऑप्शन नंबर, ऑस्ट्रिया की राजकुमार सेरेजोवा में हत्या। 1914 से 1918 तक चला था यह युद्ध। भारत में मजदूर संघ अधिनियम कब पारित हुआ? भारत में मजदूर संघ अधिनियम 1926 में पारित हुआ था, ठीक है ना, और इसको कानूनी मान्यता भी मिली थी। 1926 राइट आंसर हो जाएगा। मूंगफली का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है यह आपका गुजरात है, उसके बाद राजस्थान है, तमिलनाडु और महाराष्ट्र है।
तो यहाँ पर देखिए राजस्थान नहीं दिया गया, तो तमिलनाडु हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से। मतदाता पहचान पत्र के अलावा और कितने प्रमाण पत्र जो होते हैं वैध होते हैं, वैलिड होते हैं? तो वैलिड होते हैं 14 प्रकार के अन्य प्रमाण पत्र। आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, ठीक है ना, 4-5 मैंने बता दिया। सरकारी कंपनियों के उनके जो कर्मचारी को जो फोटोयुक्त पहचान पत्र दिया जाता है। बैंक पोस्ट ऑफिस का आपका पासबुक फोटोयुक्त। पेंशन जो दस्तावेज है वो होता है। भूतपूर्व सैनिक का पेंशन बुक, पेंशन भुगतान आदेश। वृद्धावस्था वाला जो पेंशन है वो होता है। स्वतंत्रता सेनानी का जो पहचान पत्र है वो होता है। फोटोयुक्त दिव्यांगता का जो पहचान पत्र होता है। इस तरह से 14 होते हैं। लीग ऑफ नेशन, राष्ट्र संघ, जिसकी स्थापना मैंने बताया था 1920 में हुआ था, 10 दिसंबर के दिन, ठीक है ना, 10 जनवरी के दिन, 10 जनवरी 1920 को, याद रखिएगा। पूछा गया है कि राष्ट्र संघ के विचार के लिए कौन सा अमेरिकी राष्ट्रपति जिम्मेदार थे? तो ये वुडरो विल्सन थे। इन्हीं के प्रयास से हुआ था लीग ऑफ नेशन का गठन, ठीक है। वुडरो विल्सन, ध्यान रखिएगा, वुडरो विल्सन ये अमेरिका के राष्ट्रपति थे, ठीक है। वुडरो विल्सन जो थे, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो यहाँ पर आपका वुडरो विल्सन हो जाएगा। चलो उसके बाद देखिए, किस देश का जनसंख्या घनत्व तो भारत से अधिक है? तो भारत से इसमें से अधिक की बात करते हैं तो बांग्लादेश का हो जाएगा। चलिए, सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? जिसको कि हिंदी में दक्षेस कहा जाता है, सार्क का स्थापना 1985 में हुआ था, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। इसका हेड क्वार्टर काठमांडू में है, मुख्यालय नेपाल में। और इसकी सदस्य देश कौन कौन से हैं? तो इसमें जो है टोटल 8 सदस्य देश हैं। कौन से? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान, ठीक है। 1985 में बांग्लादेश के ढाका में इसकी स्थापना हुआ था। मुख्यालय इसका काठमांडू में है। देखिए, खाली स्थान दिया गया है। प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने संसाधन संरक्षण के बारे में एक महत्वपूर्ण अवलोकन किया। हर किसी की जरूरत के लिए पर्याप्त है, किसी के लालच के लिए नहीं। तो फ्रेंड्स, ये आपका महात्मा गांधी जी थे। राइट आंसर महात्मा गांधी हो जाएगा। चलिए, भारत में सबसे ऊंची सड़क कहाँ मिलती है? तो सबसे ऊंची सड़क आपको याद है, उमलिंगला जो पास है, उमलिंगला जो कि लद्दाख में है। उमलिंगला पास में दुनिया का सबसे ऊंचा मोटर योग्य यानी कि मोटर वाहन योग्य सड़क बनाई गई है। तो यहाँ पर लद्दाख राइट आंसर हो जाएगा। साधारण विधेयक को कानून बनने के पहले कितने चरणों से गुजरना होता है? साधारण विधेयक को कानून बनने से पहले 5 चरण से गुजरना चलता है। पहला तो प्रथम वाचन होगा, संसद के किसी भी सदन में विधेयक को पेश किया जाएगा, वाचन होगा, फिर दूसरा वाचन होगा यानी कि विधेयक पर पूरा विस्तार से समीक्षा होगा, तीसरा वाचन होगा, विधेयक को स्वीकार किया जाएगा या फिर अस्वीकार किया जाएगा, इसके संबंध में चर्चा होगा, फिर अगला चरण में इसको संसद से पारित किया जाएगा, फिर ये 5वां चरण राष्ट्रपति के पास जाता है जहां पर ये विधेयक कानून बनता है। 5 राइट आंसर हो जाएगा। छत पर वर्षा जल संचयन पुनर्भरण की एक तकनीक जो है ये किस प्रकार की है? तो यह भूजल की। ऑप्शन नंबर सी। हिटलर किसका प्रवर्तक था? तो हिटलर नाजीवाद था। नाजीवाद राइट आंसर हो जाएगा। और फांसीवाद का मुसोलिनी था, ठीक है ना, इसे भी आप याद रखिएगा। चलिए, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ पर है? तो भारत में आरक्षण की व्यवस्था जो है ये आपको महिलाओं के लिए कहाँ पर है? पंचायती राज में। कहाँ पर है फ्रेंड्स? आपको भी याद होगा, पंचायती राज में, ठीक है ना। पंचायती राज जो संस्था है वहाँ पर जो है महिलाओं को व्यवस्था है। और 73वां संविधान संशोधन द्वारा इसको जो है पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और इसका 1/3 भाग जो है महिलाओं का आरक्षण का प्रावधान करता है। लेकिन 2006 में बिहार जो है 50% रिजर्वेशन जो है पंचायतों में महिलाओं को देने वाला पहला राज्य बना। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि एस्ट्रोलैब क्या है? एस्ट्रोलैब अक्षांश बतलाने वाला एक उपकरण है। अक्षांश बतलाने वाला एक उपकरण है यह एस्ट्रोलैब। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लॉ एस का प्रमुख उत्पादक है? लॉ एस का उत्पादक राज्य उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, झारखंड ये सब है। तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ दिया हुआ है, ठीक है ना। छत्तीसगढ़ के हिसाब से, क्योंकि विकल्प में उड़ीसा नहीं है इसीलिए छत्तीसगढ़ राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़ ये सब। भारतीय संविधान में प्रस्तावना किस वाक्य से आरंभ किया जाता है? प्रस्तावना हम भारत के लोग, आपको याद होगा ना, हम भारत के लोग। तो हम भारत के लोग राइट आंसर हो जाएगा। प्रस्तावना को जो है संविधान की कुंजी कहा जाता है, इस चीज को याद रखिएगा, संविधान की कुंजी कहा जाता है।
या संविधान की आत्मा भी इसको कहा जाता है। चलिए, कोसी नदी जो बिहार की शोक कहलाती है, बिहार की शोक कोसी नदी को कहा जाता है। इसका उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो कोसी का उद्गम स्थल नेपाल में है, कोसी का नेपाल में है, ध्यान रखिएगा। और कुर्सेला में आकर के ये गंगा में मिलती है। निम्न में से कौन नवीकरणीय संसाधन है? नवीकरणीय संसाधन, तो इसमें से अगर हम बात करें तो सौर ऊर्जा नवीकरणीय है, बाकी कोयला, तेल, गैस, जीवाश्म ईंधन ये अनवीकरणीय, नॉन रिन्यूएबल है, जबकि सौर ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। चलिए, पूरे विश्व में किस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है? तो सबसे बड़ा लिखित संविधान अपना प्यारा भारत का है, ठीक है ना, भारत राइट आंसर हो जाएगा। सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य होते हैं? 5 अस्थायी सदस्य होते हैं, ठीक है ना, 5 अस्थायी सदस्य होते हैं और 15 अस्थायी सदस्य होते हैं, मतलब 10 अस्थायी सदस्य। तो टोटल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 10 अस्थायी, 5 अस्थायी और 10 अस्थायी, तो 10 हो जाएगा, टोटल 15 होते हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकतंत्र का सर्वोत्तम गुण क्या है? लोकतंत्र का सर्वोत्तम गुण नागरिकों की गरिमा में वृद्धि करना है, नागरिकों की गरिमा में वृद्धि। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? व्हाइटमैन कमीशन भी इसको कहा जाता है, एक भी भारतीय इसके मेंबर नहीं थे, और 3 फरवरी 1928 को यह मुंबई पहुंचा था, 3 फरवरी 1928 को, ठीक है ना फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। सर जॉन जो साइमन थे, इन्हीं की अध्यक्षता में। चलिए, त्रिगुट समझौते में शामिल थे, त्रिगुट समझौता जो था इसमें शामिल थे। तो त्रिगुट समझौता जो अगर हम बात करते हैं तो फ्रेंड्स, बिस्मार्क ने जर्मनी की सुरक्षा के लिए 1882 में ऑस्ट्रिया और इटली के साथ एक गुप्त संधि किया। जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली इसमें था, जिसको कि त्रिगुट कहा गया, ठीक है ना, और एक प्रकार की यह रक्षात्मक संधि थी। तो जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली, ऑप्शन बी राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो फ्रेंड्स 1995 में हुई थी, 1995 में हुई थी, ध्यान रखिएगा। 1995 में गैट के स्थान पर हुई थी, जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि दलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सही, दालों के लिए कौन सा सही नहीं है? जो पल्सेज हैं, पल्स, उनके लिए सही कौन सा नहीं है? चलिए बताइए, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर पढ़िए और बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि दालों को गहन सिंचाई सुविधाओं की आवश्यकता होती है। कौन सा सही है, सही नहीं है? तो इसको देखिए, जो दलहनी पौधे होते हैं ना, उसमें बहुत ज़्यादा जो है सिंचाई नहीं किया जाता है, इस चीज़ को आपको भी याद होगा, ठीक है। अरहर, मूंग, मसूर, अभी मसूर हुआ भी होगा आपके खेत में, उसमें आप पानी थोड़ी पटाते हैं। चलिए, उसके बाद देखिए, किस वर्ष से सरकार द्वारा पादप उद्यानों को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता दी जा रही है? तो फ्रेंड्स, यह 1992 से सरकार के द्वारा पादप उद्यानों को वित्तीय और तकनीकी सहायता दिया जा रहा है। चलिए, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो प्रथम स्थान पर जो है यह राज्य महाराष्ट्र है। कौन सा है? महाराष्ट्र राइट आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, लंबाई के हिसाब से। गुजरात में कहाँ सौर ऊर्जा का आधुनिक संयंत्र लगाया जा रहा है? तो गुजरात में यह लगाया जा रहा है कहाँ पर? तो फ्रेंड्स, यह खवाड़ा में, जो कच्छ का खवाड़ा है वहीं पर। तो यहाँ पर देखिए कच्छ दिया गया है। चलो, उसके बाद देखिएगा खाली स्थान दिया गया, वे संसाधन है जिनका सर्वेक्षण किया गया है और उनकी गुणवत्ता और मात्रा उपयोग के लिए निर्धारित की गई है। तो यह विकसित संसाधन है जिनका सर्वेक्षण किया गया है और उनकी गुणवत्ता और मात्रा उपयोग के लिए निर्धारित की गई है। चलिए, अगला प्रश्न कि बस्तर विद्रोह में किसकी भूमिका प्रमुख थी? बस्तर विद्रोह मध्य प्रदेश के बस्तर राजवाड़ा में 1910 में हुआ था, एक आदिवासी विद्रोह था और इसका नेतृत्व गुडाधुर ने किया था। तो यहाँ पर देखिए गुडाधुर। भूटान में औसत वार्षिक वर्षा, अब देखिए भूटान से क्या लेना देना है, लेकिन प्रश्न है, पूछना है। तो देखिए भूटान में 191.6 सेंटीमीटर, ध्यान रखिएगा। भूटान की राजधानी थिम्पू है। भारत में प्रथम आपातकाल कब लगाया गया था? तो आपको भी याद होगा 1962, 71 और 75, ठीक है ना। पहली बार 1962 में, जो 62 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तेल का सबसे पुराना उत्पादक है? तेल का सबसे पुराना उत्पादक मैंने बताया है अभी थोड़ी देर पहले, अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो इसका आंसर आप आसानी से दे देंगे।
तो फ्रेंड्स ये असम है, दिग्बोई जो है मैंने बताया था आपको, दिग्बोई असम राइट आंसर हो जाएगा। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? तो यह कावेरी नदी पर है शिव समुद्रम, ठीक है, शिव समुद्रम कावेरी नदी पर है। चलिए, लोकतंत्र में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना संविधान के किस भाग से ली गई है? कल्याणकारी राज्य की संकल्पना यानी कि नीति, सीधी सी बात है, यह आपसे पूछा जा रहा है नीति निर्देशक तत्व के बारे में, भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक में। क्लियर? चलिए, उसके बाद देखिएगा, और भाग 3 में मौलिक अधिकार है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलिए, बागमती परियोजना बिहार के किस जिले में स्थित है? बागमती परियोजना सीतामढ़ी में है, ठीक है ना, ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर सीतामढ़ी हो जाएगा। विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? तो भारत में 17.5%, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारत में मौलिक अधिकार नहीं है? तो इसमें से संपत्ति का अधिकार जो है मौलिक अधिकार था पहले, लेकिन 44वां संविधान संशोधन जो हुआ था, 44वां संविधान संशोधन 1978 में, इसको मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया और कानूनी अधिकार के रूप में इसको रखा गया है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। टोटल मौलिक अधिकार कितने प्रकार के हैं बताएंगे आप कमेंट करके, कितने प्रकार के मौलिक अधिकार हमें प्रदान किए गए हैं संविधान के अनुसार वर्तमान में। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद किसके द्वारा यूरोप की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया? तो अमेरिका के द्वारा यूरोप की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया था। चलिए, उसके बाद देखिए, भारत में खाद्यान्न उत्पादन की खरीद, वितरण और भंडारण के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? तो यह एजेंसी जो है एफसीआई है, भारतीय खाद्य निगम हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट आंसर। और इसकी स्थापना पूछा जाता है 1965 में एफसीआई की स्थापना हुई थी, ध्यान रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न कर लेंगे अब। 1 मिनट रुक जाइए, कलर फिर से ये वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र कभी भी राष्ट्रसंघ का सदस्य नहीं था? कौन सा राष्ट्र कभी भी राष्ट्रसंघ का सदस्य नहीं था? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका राष्ट्रसंघ का सदस्य नहीं था, क्योंकि अमेरिकी सीनेट जो उसका ऊपरी सदन है, इसकी अनुमति मिली ही नहीं थी, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका राष्ट्रसंघ का संस्थापक देश था, सदस्य नहीं था। इसलिए भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो आपको भी पता है, मोर राष्ट्रीय पक्षी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र की उपलब्धि में सबसे अधिक सहायक है? तो लोकतंत्र की उपलब्धि में सबसे ज्यादा सहायक जो है यह आपका क्या है? तो फ्रेंड्स, यह विकास है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से, ये तो आप ऑप्शन देख के ही छाट देंगे, निम्नलिखित में से कौन सा देश चावल का सबसे प्रमुख उत्पादक है? तो सबसे प्रमुख उत्पादक चाइना होता है, ठीक है ना, चाइना चीन राइट आंसर हो जाएगा। नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था? ये हिटलर की पार्टी थी और इसका प्रतीक चिन्ह क्या था? स्वास्तिक था, ठीक है ना, स्वास्तिक था, स्वास्तिक राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, यहाँ पर देखिए AITUC, ठीक है, AITUC, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की गठन कब और किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो फ्रेंड्स, इसकी स्थापना 31 अक्टूबर 1920 को लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में हुआ था, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, लाला लाजपत राय। चलिए, अगला प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में से पहले अध्यक्ष थे ये, किस मापनी के द्वारा किलोमीटर और मील दोनों दूरियों में दर्शाया जा सकता है? तो यह तुलात्मक मापनी है। मापनी से 2 प्रश्न मिल गया, तो मापनी आप पढ़िएगा 10th क्लास में आपको मिलेगा, तुलात्मक मापनी। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना, अच्छा, इसकी स्थापना मैं बता देता हूं आपको, 1916 में हुई थी और वर्तमान में इसके चीफ जस्टिस जो है मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन है, याद रखिएगा। वास्को डी गामा को भारत पहुंचने का मार्ग किसने बताया था? 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था और इसको मार्ग बताया था अब्दुल मजीद, गुजराती पथ प्रदर्शक था यह, इसी ने बताया था, ठीक है ना, अब्दुल मजीद। बिहार विधानसभा में कितने निर्वाचित क्षेत्र हैं? तो विधानसभा में 243 हैं, ठीक है ना, 243 राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा की 40 सीटें हैं, 40। चलिए, प्रथम विश्व युद्ध के बाद 14 सूत्री जो है योजना किसने प्रस्तुत किया था? तो यह वुड्रो विल्सन ने किया था, वुड्रो विल्सन राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन परिवहन का मार्ग नहीं है? तो पर्वत शिखर थोड़ी परिवहन का मार्ग है, ये गलत दिया गया है, बाकी तो आप देखकर ही बता सकते हैं, ठीक है ना।
चलिए आगे बढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अधात्विक खनिज है। अधात्विक खनिज इसमें से कौन सा है? अधात्विक खनिज, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? चूना पत्थर कैल्शियम का है, बताइए राइट आंसर क्या होगा? अधात्विक खनिज इसमें से कौन सा हो जाएगा? चूना पत्थर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी यह अधात्विक है, बाकी धात्विक है। कॉपर, टीन, सीसा ये धातु है। भारत में कोयले का सर्वप्रथम उत्पादक राज्य कौन सा है? तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें तो आपका झारखंड हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है ना। चलिए, मानचित्र में नीले रंग के द्वारा किस भाग को दिखाया जाता है? नीले रंग के द्वारा जो है जल को दिखाया जाता है, भूरा रंग पहाड़ों को दिखाया जाता है, पीला रंग पठारों को दिखाया जाता है और हरे रंग मैदानों को दिखाया जाता है। तो पूछा गया है नीला रंग जो कि जल को दिखाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए नहीं पूछा गया है कौन सा कथन इसमें से सही नहीं है, सभी कथन को पढ़ लीजिए। ऑप्शन डी सही नहीं है, भारत विश्व में सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक है। यह गलत है, भारत विश्व में सब्जियों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, पहले स्थान पर चाइना है। कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है? लोकतांत्रिक सुधार का सूचक इसमें से आपका कौन सा है? तो पंचायती राज, बिल्कुल, जहां पंचायती राज है वहां पर लोकतंत्र होना ही चाहिए। वास्को डी गामा कहाँ का था? तो यह पुर्तगाली था, 1498 में भारत आया था, 3 बार यह भारत आया था। चलिए, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा? तो फ्रेंड्स यह 1929 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? बताइए। तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ठीक है ना, 5 वर्ष राइट आंसर हो जाएगा। किस वर्ष हिटलर ने वर्साई की संधि को अस्वीकार किया था? प्रश्न बनता है कि जर्मनी ने वर्साई की संधि का उल्लंघन कब किया था? तो 1935 में किया था। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए 35 दिया भी गया है। दूसरा विश्व युद्ध में पहला एटम बम कहाँ गिराया गया था? तो पहला एटम बम जो है ये हिरोशिमा पर गिराया गया था 6 अगस्त 1945 को, और दूसरा 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर गिराया गया था, पहला हिरोशिमा पर। गंगा नदी की लंबाई पूछा गया है 25-25, इस तरह से करके आप याद रख सकते हैं। ठीक है ना। चलिए, उसके बाद के संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य का जिक्र? अब यहाँ पर आप अलग अलग कहीं कहीं खोजिएगा तो होगा, तो आप 25-25 इस तरह से याद रखिएगा, यही आंसर होना चाहिए। तो मौलिक कर्तव्य जो है भाग 4A में है, भाग 4 क में है। ठीक है ना फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा 51 क अनुच्छेद के अंतर्गत इसको रखा गया है। क्लियर ना। 11 तरह के मौलिक कर्तव्य हैं, इससे भी आप साथ साथ ध्यान रखिएगा। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था, उसी के तहत इसको संविधान के भाग 4A या कहिए भाग 4 क के अनुच्छेद 51A या फिर अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत जोड़ा गया। इनमें से कौन एक राजनीतिक अधिकार है? राजनीतिक अधिकार इसमें से कौन सा है? तो चुनाव लड़ने का अधिकार एक तरह का राजनीतिक अधिकार है। चलिए, एटलस या मानचित्र किस पैमाने पर बनाया जाता है? तो यह बनाया जाता है छोटा पैमाना पर। ठीक है ना, तो यहाँ पर राइट आंसर छोटा पैमाना होना चाहिए, छोटा पैमाना पर। देश में कितने विशेष आर्थिक जोन है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन 7 विशेष आर्थिक जोन है। ठीक है ना, 7 राइट आंसर हो जाएगा। कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र, उसके बाद सिपज विशेष आर्थिक क्षेत्र जो कि महाराष्ट्र में है, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र, उसके बाद MEPZ जो है विशेष आर्थिक क्षेत्र तमिलनाडु में, कोचीन विशेष आर्थिक क्षेत्र, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र और विशाखापट्टनम विशेष आर्थिक क्षेत्र। डैश को धान के रूप में जाना जाता है, चावल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार था तो भाषा रहा वहां पर। ठीक है ना। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष और इसके संस्थापक? 1885 में हुई थी, ये ह्यूम थे संस्थापक। पहला इसका जो आपका अधिवेशन हुआ था ये बम्बई में हुआ था और 1885 में ही, और उसकी अध्यक्षता किया था WC बनर्जी ने। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में कुल क्षेत्रफल का सबसे कम प्रतिशत वन क्षेत्र है? सबसे कम प्रतिशत वन क्षेत्र जो है अगर हम बात करें तो ये हरियाणा में है, राइट आंसर। ठीक है ना, हरियाणा राइट आंसर। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर वन है, ध्यान रखिएगा। राजनीतिक कार्यपालिका में सर्वोच्च पद होता है तो राष्ट्रपति का होता है, कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। सारी कार्यपालिक शक्तियां जो होती है यह इसी में निहित होती हैं।
केंद्रीय मत्स्यिकी शिक्षा संस्थान कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय मत्स्यिकी शिक्षा संस्थान जो है ये महाराष्ट्र में है, मुंबई में स्थित है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो ये फ्रेंड्स कहाँ पर होती है? तो यह मेघालय में मौसिनराम पर होती है, मौसिनराम में। लोकसभा के पास राज्यसभा की तुलना में अधिक शक्तियाँ हैं, बिल्कुल अधिक शक्तियाँ हैं। किस मामले में? तो फ्रेंड्स यह बात करें तो आपका वित्तीय मामले, प्रशासनिक मामले या विभिन्न विधेयकों को पारित करने, कौन सा यहाँ पर राइट आंसर होगा? बताइए, करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? तो फ्रेंड्स वित्तीय मामले में। परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए खेती के प्रकार के रूप में जाना जाता है, तो इसको निर्वाह कृषि आप कह सकते हैं, ठीक है ना, निर्वाहन। कुद्रमुख जो है एक महत्वपूर्ण लौह खदान है, ये बिहार दरोगा में पूछा गया था मद्य निषेध में। तो ये कुद्रमुख जो है ये कर्नाटक में है, यहाँ भी देखिए प्रश्न बन रहा है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि मुंबई की चौल जो है किस प्रकार की इमारत थी? तो चौल जो थी ये ब्रिटिश शासन काल में बनी हुई इमारत थी और यह 4 मंजिल तक इमारत होती थी और यह बनी हुई थी किसमें? बताइए, करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? 4 मंजिली इमारत थी। तो आप कह सकते हैं कि एक बहुमंजिली इमारत, आप इसको कह सकते हैं बहुमंजिली इमारत, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना के विरोध में अपना सर नाइट का जो उपाधि था, ठीक है ना, नाइटहुड की उपाधि कह सकते हैं, उसको लौटा दिया था? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था अमृतसर में। ये डेट आप जरूर याद रखिएगा, प्रश्न बन सकता है। पृथ्वी पर के नदी, पहाड़, समुद्र को प्रदर्शित करने वाले मानचित्र क्या कहलाते हैं? तो फ्रेंड्स इस मानचित्र को भौतिक मानचित्र कहा जाता है, आपको भी पता है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। और जो विभिन्न देश हैं, आपके राज्य, नगर, शहर, इन सबको जो दर्शाने वाला मानचित्र उसको राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ तो निम्न में से कौन अमेरिका का राष्ट्रपति था? तो वुड्रो विल्सन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उच्च सदन है, तो उच्च सदन राज्यसभा है और निम्न सदन इसमें से लोकसभा हो जाएगा, ठीक है ना। राज्यसभा उच्च सदन होता है। चलिए उसी प्रकार से विधान परिषद राज्यों में उच्च सदन होती है। समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया है? समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया याद रखिएगा। प्रस्तावना की भाषा जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है और प्रस्तावना लिया गया अमेरिका से और प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। समवर्ती सूची भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। संघात्मक व्यवस्था जो है, संघात्मक, ये कनाडा से लिया गया है और संशोधनात्मक व्यवस्था जो है ये ब्रिटेन से लिया गया है। ये सब ध्यान रख सकते हैं, आप जानते भी होंगे। दिए गए भारत के किस राज्य में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व? तो मैंने बताया था अरुणाचल प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आदिवासी समुदाय नहीं था? तो इसमें से अगर हम बात करते हैं तो आदिवासी समुदाय इसमें से नहीं था। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? आदिवासी समुदाय नहीं था। बताएंगे राइट आंसर इसका क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर झूम हो जाएगा, ठीक है ना। झूम एक खेती की वैरायटी होती है, झूम कृषि। सामाजिक विभेद की उत्पत्ति का प्रधान कारण क्या था? तो इसका जो सामाजिक विभेद की उत्पत्ति का प्रधान कारण था वो जन्म था। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा कि संयुक्त राष्ट्र के किस अंग ने 1944 से अपने संचालन को निलंबित कर दिया था? तो यह जो ट्रस्टीशिप काउंसिल था, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इसी ने जो है आपका ट्रस्ट टेरिटरी आपका पलाऊ के आज़ाद होने के साथ 1 नवंबर 1994 से अपना संचालन निलंबित कर दिया, ठीक है ना। इंग्लैंड में स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1765 में पारित हुआ था और फिर इसको निरस्त भी कर दिया गया था 66 में। चलिए सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? सर्वोत्तम कोयले का प्रकार जो है ये एंथ्रासाइट है, सबसे ज़्यादा इसमें कार्बन होता है। सामान्य किस्म का कोयला बिटुमिनस है, ठीक है ना। और आखिरी क्वेश्चन है, पूरा मैंने सामाजिक अध्ययन गला खराब हो गया फ्रेंड्स, कवर करा दिया आपका, माफ करिएगा। देखिए पारादीप पतन किस राज्य में है? इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए और ईमानदारी से फ्रेंड्स प्लीज वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए एक ग्रुप में।